सो वेलकम नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग जो एमपी सेट के क्वेश्चंस थे उनको और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 123 है, विच टाइप ऑफ सैटेलाइट प्रोवाइड्स अ गुड व्यू ऑफ वेदर। तो जब हम वेदर की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम किस सैटेलाइट को यूज़ करते हैं, इसमें पूछा गया है। तो जो वेदर सैटेलाइट होती हैं, जो वेदर के लिए मेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, तो वेदर फॉरकास्टिंग क्या है, मेनली दो टाइप की सैटेलाइट्स पे, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स पे फोकस करता है। सो फर्स्ट वन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो जियो स्टेशनरी पे करता है। अब जियो स्टेशनरी होती क्या है, जो दूसरी भी देख लेते हैं। तो दूसरी होती है पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, बट इस पर पोलर ऑर्बिटिंग दो सही नहीं हो सकता, तो जियो स्टेशनरी मेन होता है गुड व्यू के लिए। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो क्या है, तो ये ऑर्बिट करती हैं एट अबाउट 35,078 किलोमीटर के अबव जो इक्वेटर की प्लेस की जाती हैं, और मूव होती हैं विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज अर्थ, अपीयर होती हैं स्टेशनरी रिलेटेड टू अर्थ, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करती हैं सेम रीजन को। सो जो जियो स्टेशनरी उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो गए, ऑर्बिट एट अराउंड 75,786 kilometer above the equator, move with same angular velocity as Earth, appear stationary relative to Earth, continuously observe the same location या फिर same region। इनके एग्जाम्पल इनसैट 3D है, GOES है, ये हमारी कुछ सैटेलाइट है। इनका कंटिन्यूस क्या हो, इनके जो एडवांटेज है वो क्या है, तो एक तो हो गया कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है इनकी, और एक्सीलेंट होते हैं फॉर द ट्रैकिंग। जब एक जगह पे वो लोकेटेड है, एक जगह पे फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हमारा साइक्लोन, स्टॉर्म, क्लाउड मूवमेंट, मॉनसून सिस्टम कुछ भी जनरेट हो रहा है तो उसको ये बहुत अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो ये क्या करती हैं, ऑर्बिट करती हैं पोल टू पोल, और ये लोअर लैटिट्यूड में होते हैं अप्रॉक्स 700 to 900 किलोमीटर के बीच में, और प्रोवाइड करती हैं हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन को। ओके, अब जो वेदर फोरकास्टिंग है उस पर क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट हमारी दो हैं, एक तो जियो स्टेशनरी, एक पोलर ऑर्बिट। बट जो वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक कोई भी लोकेशन को कांस्टेंट मॉनिटर करते रहना पड़ता है, ताकि वहाँ पे किस तरीके से क्लाउड पैटर्न है, स्टॉर्म एवोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पेस को हम देखने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये बेस्ट किसके लिए है, फॉर रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग, साइक्लोन ट्रैकिंग, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा के लिए ही हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट क्या है, प्रोवाइड करती हैं एक्सलेंट डिटेल एंड ग्लोबल कवरेज, बट कंटिन्यूसली व्यू नहीं करती हैं किसी भी सेम एरिया को, इसलिए ये नहीं होंगी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मेनली किसके लिए यूज होती हैं, फॉर द टेलीविजन, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, ये हमारी वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं है। जीपीएस सैटेलाइट मोस्टली नेविगेशन, पोजीशनिंग, टाइमिंग, इन सब के लिए यूज होती है हमारी। ओके, सो वेदर फॉरकास्टिंग और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगी। हाई रेजोल्यूशन ग्लोबल मैपिंग के लिए पोलर सैटेलाइट होंगी। ओके, गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The wind associated with a three-way balance between pressure gradient, Coriolis force and centrifugal force। तो प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में हमारी जो विंड स्टेबल रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट विंड। ओके, ग्रेडियंट विंड को हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में भी ग्रेडियंट विंड ही लिखा हुआ है। सो अब ग्रेडियंट विंड होती क्या है, सबसे पहले हमें ये तीनों फोर्स को समझना पड़ेगा। उसके लिए फोर्स जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पीसीएफ, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू आइसोबार, और किसकी ओर होगा, टुवार्ड लोअर प्रेशर रीजन की ओर होता है। ठीक, सो ये किसको बताता है कि कॉज करता है एयर को मूव करने के लिए फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है एयर को मूव करने के लिए हाई टू लो, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इट इज फोर्स दैट इनिशिएट विंड। नेक्स्ट बोला इसने कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह जनरेट होता है, ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, राइट में, एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें डिफ्लेक्शन होता है लेफ्ट में, और जो इक्वेटर होता है वहाँ पे जीरो होता है, और मैक्सिमम कहाँ पर होता है, पोल पर होता है। तो ये ड्यू टू रोटेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये होता है जब एयर मूव करती है अलॉन्ग कर्व्ड पाथ में, और एक्ट कैसे होता है,
अवे फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर मूव करता है, ठीक है, जो कर्वेचर है सेंटर का उससे। ये हमारा साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो टाइप ऑफ विंड्स हैं तो वो कौन कौन सी, जो फोर्स बैलेंस के बेस पे विंड्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें, बहुत फेमस है, जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स के बीच में, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है इस पर, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स अगर हमारे इक्वल होते हैं तो वो जियोस्ट्रॉफिक विंड बनाते हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्ट्रेट लाइन फ्लो, पैरेलल टू आइसोबार, और कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, सो नो फ्रिक्शन, यूजुअली अगर होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में। और जब हमारा जो बैलेंस है वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट विंड। और ये किस तरीके का फ्लो करता है, कर्व्ड एयर फ्लो होता है इसमें, एंड पैरेलल होता है टू आइसोबार्स, और फाउंड होता है अराउंड साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। ओके, तो यही हमारा पूछ रहा है कि किसके साथ में एसोसिएटेड होता है। अदर ऑप्शन देखें तो ट्रेड विंड, ट्रेड विंड क्या है, प्लानिटरी विंड ब्लो होती हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। ये कोई भी फोर्स बैलेंस की इक्वेशन नहीं है। ग्रेडियंट हमने देख ही लिया कि ये प्रेशर, कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है मानसून। मानसून क्या है, सीजनल रिवर्सल है विंड का ड्यू टू लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। सो वो होती है हमारी मानसून विंड। जोनल विंड क्या होती है, जो विंड फ्लो होती हैं वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग लैटिट्यूड्स, उनको हम बोलते हैं जोनल विंड। ओके, सो अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स दोनों बैलेंस हो रहे हैं तो जियोस्ट्रॉफिक विंड, और अगर तीनों ही प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल हो रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्रेडियंट विंड। ओके, सो आई होप अभी क्लियर होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आपने बहुत अच्छे से सुना होगा ये लेक्चर का एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ आया होगा। आपका होमवर्क है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, लेफ्ट, राइट या फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following expression correctly represent the Carnot efficiency eta for a Carnot engine operating between T1 टेम्परेचर एंड T2, और T1 टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन है T2 से। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्नोट इंजन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब है। ओके, तो इसमें कार्नोट इंजन है वो प्रपोज किसने किया था, जो सैडी कार्नोट थे, सैडी कार्नोट इन्होंने दिया था, और रिप्रेजेंट किया है एक आइडियल हीट इंजन को। एक हीट इंजन है जो कि हीट है उसकी QH हीट है, मान लो QH हीट है, और जो कहाँ से मिल रही है, जो हॉट रिजर्वायर उससे ये कन्वर्ट होती है इनटू वर्क में, और वर्क क्या है, W है। रिजेक्ट करता है रिमेनिंग हीट को जो कि QC है, ये रिमेनिंग हीट हो गई, ये कोल्ड रिजर्वायर में है। तो जो QH एनर्जी का इंजन है वो जब वर्क करेगा तो W वर्क करेगा एंड QC इसकी रिमेनेंट एनर्जी रहेगी। ये इनका एग्जाम्पल था। अब जो इन्होंने डिफाइन किया तो एफिशिएंसी को डिफाइन किया है। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी बताती है कि हाउ मच द सप्लाइड हीट बिकम यूज वर्क, जो हीट हमने सप्लाई की, QH हीट सप्लाई की, वो कितना एफिशिएंटली वर्क डन कर रही है, W, उसको हम बताते हैं। ओके, सो ईटा मतलब क्या होता है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ईटा इक्वल टू W अपॉन QH, एफिशिएंसी को बताता है। अब अगर कार्नोट थ्योरम को हम यूज में लेते हैं तो यही क्या हो जाता है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH, और जो TC है वो क्या है, कूलिंग था तो वो कम है, और TH क्या है, जिसने जनरेट किया वो हाई था, और इसमें ये भी बोल रहा है कि जो T2 है वो कम होगा यानी कि ऊपर होगा, और T1 है वो हाई होगा, सो वो नीचे होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 T2 माइनस T2 अपॉन T1। सो करेक्ट आंसर हमारा B हो गया। ओके, क्योंकि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है तो T2 अपॉन T1 लेस देन 1 होगा, सो ईटा बराबर हो गया 1 माइनस T2 अपॉन T1, और ये ऑलवेज 0 to 1 के बीच में रिफ्लेक्ट करता है।
जिसकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी 100% कभी हो नहीं सकती है, तो ये हमारा इस तरीके से भी सही है। ओके, सो ये हो गया हमारा इसका आंसर। कार्नोट थ्योरम क्या थी? मोस्टली कार्नोट थ्योरम आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में थी, आई थिंक फिजिक्स में थी। तो इसमें क्या होता है कि नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक मैक्सिमम उसको बताता है कि एक मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी तो कितनी होगी। ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following has the longest wavelength on the electromagnetic spectrum? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो, वो किस तरीके से है और उसको क्या बोलते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पहले तो हम देखते हैं कि वो कैसे अरेंज होता है। तो सबसे पहले होगा हमारा गामा, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, सेकेंड एक्स, थर्ड यूवी रे, यूवी फिर विजुअल, 4, फिफ्थ में आएगा IR इंफ्रारेड, 6 पे आएगा माइक्रोवेव, एंड लास्ट 7th आएगा हमारा रेडियो वेव। सो रेडियो वेव, एक्स वेव, यूवी वेव, एंड फिर अल्ट्रावायलेट, विजुअल, IR और फिर माइक्रोवेव, लास्ट वन इज रेडियो वेव। इसका एक निमोनिक बनाया था, फिर उसको हम बाद में बता देंगे। ऐसा था, रूड मंकी इन विलेज यूजिंग एक्सरे ग्लासेस, ये था। ओके, तो इसको हमने इस तरीके से याद किया था, रूड मंकी इन विलेज यूजिंग एक्सरे ग्लासेस। ओके, सो इससे किस तरीके से किया था, रूट से हो गया हमारा रेडियो, मंकी से हो गया माइक्रोवेव, इनमें आई से हो गया IR इंफ्रारेड, विलेज से हो गया विजुअल, यूजिंग से हो गया UV, एक्सरे एंड ग्लासेस से हो गया गामा। तो हर कोई अपने अलग अलग बनाता है, हमें ये सिस्टम याद नहीं हो रहा था लाइन से, तो हमने इससे याद किया था क्योंकि ये थोड़ा फनी था तो याद हो गया। बकवास, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। अब इसका होता किस तरीके से, रिलेशनशिप क्या है वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप सबसे पहले, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो हमें वेवलेंथ और एनर्जी देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये हो गया। अब इसमें ये तो फिक्स है कि या तो गामा होगा या तो रेडियो होगा, दो में से एक होगा। तो जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ओके, तो जितनी लॉन्ग वेवलेंथ उतनी लो फ्रिक्वेंसी एंड लो एनर्जी, और शॉर्टर वेवलेंथ हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी। तो जो रेडियो वेव है इसकी कैसी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है लॉन्गेस्ट है रेडियो की, तो इसमें एनर्जी कैसी होगी, लोवेस्ट हो जाएगी। सो यूवी क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ है देन विजुअल, तो ये भी नहीं होगी, ये सनबर्न वगैरह कॉज करती है। IR ये भी लॉन्गर वेवलेंथ है देन विजुअल लाइट, एसोसिएटेड होती है विद हीट रेडिएशन। गामा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, हाईएस्ट एनर्जी होगी, इसलिए रेडियो वेव में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है इन सभी ऑप्शंस में से, तो ये होती है रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने देख लिया, किस तरीके से याद कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट when there is a balance between upward pressure gradient force and downward force of gravity, the atmosphere is said to be balanced in। हाँ, याद करो हम लोगों ने जियो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिस पे हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या था कि जितना भी फोर्स लग रहा है और वो फोर्स जितना नीचे से फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वाला खींचने के लिए और ऊपर लग रहा है प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, वो दोनों जब बैलेंस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस कंडीशन, है ना। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो सोचो एटमॉस्फेयर क्या, एटमॉस्फेयर के पास में वेट है,
ऊपर यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो आपके ऊपर ये जो एयर पार्सल हैं ये कुछ वेट एक्सर्ट कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर के पास में वेट है, और ग्रेविटी क्या कर रही है आपको डाउनवर्ड फोर्स पे यहाँ पे लगा रही है ताकि वो नीचे की तरफ पुल कर सके सारे मॉलिक्यूल्स को। तो ग्रेविटी क्या करती है, कॉन्टिन्यूस पुल करती है मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड, और जो एटमॉस्फेयर वो अपना वेट लगाता है। तो ये जो ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स हो तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा सरफेस पे। अगर ये ऊपर का फोर्स नहीं लग रहा हो अपवर्ड तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इसकी वजह से ही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ पे लगता है उसके डायरेक्शन के अपोजिट। तो एयर पार्सल क्या करता है, डिक्रीज होता है विद द हाइट और क्रिएट करता है अपवर्ड डायरेक्शन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी एंड जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो एक्ट करेगा अपवर्ड। और इन्हीं दोनों फोर्स के बीच में क्या होता है, जब बैलेंस स्टेब्लिश्ड हो जाता है तो उस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस बोलते हैं। ओके, सो ये हमारा क्लियर हो गया कि हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन होती है। अब ये क्या होता है, रो जी एच होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस, जब देखा। और इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, पी डेल पी अपॉन डी जेड के बेस पे भी अगर लिखना चाहें तो डी पी अपॉन डी जेड इक्वल टू माइनस रो जी होता है, जिसमें पी प्रेशर है, जेड हाइट है, रो डेंसिटी है, एन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है प्लेन एरिया से, है ना। तो ये होगा। नेक्स्ट, वाई इज हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस इंपॉर्टेंट। अब हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस इंपॉर्टेंट क्यों क्यों पढ़ना है उसके बारे में, तो ये हमें बताता है कि वाई प्रेशर डिक्रीज विद हाइट, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर क्या है, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स को बताता है, वेदर एंड क्लाइमेट कैलकुलेशंस को बताता है। ठीक है, अदर ऑप्शन अगर हम देखें तो जियोस्ट्रॉफिक हम लोगों ने देखा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताता है, ग्रेविटी फोर्स के बारे में नहीं बताता है। और ये कंसर्न होता है विद द हॉरिजॉन्टल मोशन नॉट द वर्टिकल मोशन या फिर वर्टिकल बैलेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है बैरोक्लाइन। बैरोक्लाइन क्या है, बैरोक्लाइन एटमॉस्फेयर में होता है सरफेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड सरफेस ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी के बीच में बताता है, और ये पैरेलल नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है इन मिड एल्टीट्यूड साइक्लोन्स एंड एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा हाइप्सोमेट्री। हाइप्सोमेट्री का मतलब क्या है, इक्वेशन किससे रिलेट होती है, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर से, मीन टेम्परेचर से, प्रेशर डिफरेंस से, और ये डराइव होती है हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस में। सो हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। बैलेंस अगर एक बार और रिवाइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट एंड ग्रेविटी, जियोस्ट्रोपिक प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस, एंड ग्रेडियंट विंड प्रेशर ग्रेडियंट कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयस बैरोट्स लॉ स्टेट्स, ये लोग क्या बोलता है, जो हमारा बॉयस बैरोट का लॉ था वो क्या बताता है, वो इसमें पूछा गया है। सो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लो प्रेशर विल बी ऑन योर लेफ्ट इट विल इफ़ यू स्टैंड विद योर बैक टू द विंड। सो ये किसने किया था सबसे पहले, तो क्रिस्टोफर जो बॉयस बॉयल्ट थे उन्होंने ये दिया था, और इन्होंने रिलेट किया था विंड डायरेक्शन को टू द पोजीशन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम। ही रिलेट्स wind direction to the position of high and low pressure system। ओके, तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या था कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टैंड, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं इसको, ओके ज़्यादा क्लियर आएगा। इफ़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इफ़ यू स्टैंड विद योर बैक टू द विंड, तो लो प्रेशर होगा वो किस तरीके होगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में, और जो हाई प्रेशर होगा वो राइट डायरेक्शन में। सो लो होगा एल एल लेफ्ट एंड राइट होगा हमारा हाई प्रेशर डायरेक्शन में। ये क्यों होता है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स होता है जो डिफ्लेक्ट करता है मूविंग एयर को राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब यही इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में भी बोला है, बट फिर भी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें अगर इसे, तो जैसे जैसे एयर मूव करती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तो क्या होता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जनरेट होता है। अब जो अर्थ है वो रोटेट करती है, और अर्थ के रोटेशन से क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है।
जिसकी वजह से जो एयर है अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। फिर क्या होता है स्टेप 3 में, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा कि विंड फ्लो करेगी अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू आइसोबार, जो सेम प्रेशर की लाइन से आइसोबार्स हैं उनके बीच में पैरेलल उनके अप्रॉक्सीमेटली फ्लो करेगी और यूज़ करेगी विंड डायरेक्शन को, जो कि इन्फर करे इनकी पोजीशन को और प्रेशर सिस्टम को। इसी तरीके से जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें कोरियोलिस एयर किस साइड को डिफ्लेक्ट होगी, हमारी लेफ़्ट साइड को डिफ्लेक्ट होगी। तो अगर कोई है वो स्टैंड होता है और इस तरीके से स्टैंड करता है कि उसकी जो बैक है वो विंड की डायरेक्शन में हो, तो जो लो प्रेशर है वो राइट पे आ जाएगा और जो हाई प्रेशर है वो लेफ़्ट में आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, याद रखना किसी एक का याद रख लो, तो या तो नॉर्दर्न का रख लो या फिर सदर्न का रख लो। दोनों का याद रखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। सो हमारे हिसाब से नॉर्दर्न का रख लो, क्योंकि उस पर एक ट्रिक भी बन जाती है एल करके, तो वो हो जाएगा। ओके, सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप बैक को विंड की तरफ करके खड़े हो तो जो लो प्रेशर है वो लेफ्ट में होगा और हाई प्रेशर जो है वो राइट में होगा। इसको एक फिक्स कर लो, और जब सदर्न में होगा तो उसका अपोजिट होगा, ये याद रख लो। तो यही इसमें बोल रहा है कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लो प्रेशर विल बी ऑन योर लेफ्ट, लो लेफ्ट में होगा, एंड जब हम अपनी बैक को विंड की डायरेक्शन में रखेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम लोग इतने छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं कि आप अगर मतलब बैठ के पढ़ भी नहीं रहे हैं ना, तो आप ऐसे ही मूव करते करते उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली कितने क्वेश्चन होते हैं, 6 to 7 क्वेश्चन होते हैं एक लेक्चर में। सो ट्राई किया करिए कि आप लोग और लेक्चर्स को देखें, और अगर आप नोट डाउन भी नहीं कर रहे हैं तो भी आई थिंक आपको रिवाइज तो हो ही जा रहा होगा ना एक बार चीज़ें। ओके, मानते हैं देखो कि वीडियो का सेटअप अच्छा नहीं है, पीपीटी से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट जो बोल रहे हैं वो तो आप सुन ही सकते हो ना। सो ट्राई करिएगा सुनने का, सही लगे आपको तो। सो थैंक यू so much for watching this video lecture.